हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। सो आज हमारा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज़ का डे 27 है। तो अब आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं क्योंकि जून के सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो डेली रिवाइज करो, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि देखो लास्ट डेज का जो रिवीजन है वो ही आपका एस्टेट क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट रिप्रेजेंट्स इट्स। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इकोनॉमिक कैपेसिटी किसी प्लांट की क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, इकोनॉमिक कैपेसिटी उस आउटपुट लेवल को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे एवरेज कॉस्ट और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल होते हैं, और इसी पॉइंट पे प्रोडक्शन इकोनॉमिकली मोस्ट एफिशिएंट माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इकोनॉमिक कैपेसिटी का रिलेशन कॉस्ट बिहेवियर से होता है, सिर्फ फिजिकल प्रोडक्शन से नहीं होता। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आउटपुट लेवल इक्वेटिंग एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, डैश इज विल्डेड बाय मैन्युफैक्चरर दैट थ्रेटन्स टू विड्रॉ आर रिसोर्सेज और टर्मिनेट आर रिलेशनशिप इफ इंटरमीडिएटरी फेल्स टू कोऑपरेट। जब मैन्युफैक्चरर किसी डीलर या कोई इंटरमीडिएटरी को थ्रेटन करता है कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो उसके रिसोर्सेज हैं उनको विड्रॉ कर देंगे या फिर जो रिलेशनशिप है उसको हम टर्मिनेट कर देंगे। तो इस सिचुएशन में कौन सी पावर यूज होती है? कोर्सिव पावर, लेजिटिमेट पावर, एक्सपर्ट पावर या फिर रेफरेंस पावर। देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड है थ्रेटन। ठीक है, जब किसी को पनिशमेंट, प्रेशर या फिर फियर के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं तो उसे कहते हैं कोर्सिव पावर। जैसे डीलरशिप कैंसिल कर देना, सप्लाई रोक देना या फिर बिजनेस रिलेशनशिप खत्म कर देना, ये सब कोर्सिव पावर के एग्जाम्पल हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेजिटिमेट पावर क्या होती है? लेजिटिमेट पावर होती है कि अथॉरिटी की वजह से जो पावर मिलती है, पोजीशन की वजह से, उसको बोलते हैं लेजिटिमेट पावर। जैसे मैनेजर्स के पास जो ऑफिशियल अथॉरिटी होती है तो वो लेजिटिमेट पावर होती है। एक्सपर्ट पावर क्या होता है? एक्सपर्ट पावर होता है जो नॉलेज और एक्सपर्टाइज की वजह से मिलती है। जैसे कि कोई स्पेशलिस्ट है और किसी स्पेशलिस्ट की एडवाइस मानना, तो वो होता है एक्सपर्ट पावर। रेफरेंस पावर क्या होता है? रेफरेंस पावर पर्सनैलिटी या फिर इमेज उसकी वजह से बनती है। जैसे लोग किसी को एडमायर करके फॉलो करते हैं तो उसको बोलते हैं रेफरेंस पावर। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर एम्प्लाइज। कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन कौन से फंड्स इंक्लूड होते हैं? तो देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी के जो लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज होते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, उनका कॉम्बिनेशन होता है, तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, डी इसका रॉन्ग है, क्योंकि रिजर्व्स भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट है, अ कंपनी हैज इश्यूड 10% परपेचुअल डेट्स ऑफ ₹1 lakh एट अ 5% प्रीमियम। इफ द टैक्स रेट इज 30%, द कॉस्ट ऑफ डेट विल बी। आपको कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना है। परपेचुअल डेट के केस में कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला होता है KD इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इंटरेस्ट है हमारा 1 लाख पे 10% की रेट से, ये हो जाएगा 10,000, और टैक्स की रेट है 30%। और नेट प्रोसीड्स कितना है? 1 लाख डेट को 5% प्रीमियम पे इश्यू किया था, 5% प्रीमियम, तो इसमें 5% प्रीमियम लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.66% आपका आंसर आ जाएगा। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डिविडेंड इज नॉट रिलीवेंट इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी। हु हेल्ड दिस ओपिनियन? किसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यू डिटरमाइन करने में डिविडेंड की इंपॉर्टेंस नहीं होती, नॉट रिलीवेंट? ऑप्शंस हैं जेई वॉल्टर्स, इज़ा सोलोमन, मोदी गिलियानी मिलर्स या फिर एमजी गॉर्डन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोदी गिलियानी मिलर्स। जो MM अप्रोच है, MM अप्रोच के अकॉर्डिंग कंपनी की जो वैल्यू है वो डिविडेंड पॉलिसी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, बल्कि जो फर्म की जो अर्निंग पावर है
और इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उस पर डिपेंड करता है कंपनी की वैल्यू, ठीक है। डिविडेंड पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, इररिलेवेंट होता है किसमें, एमएम अप्रोच में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लिवरेज इज मेजर्ड बाय। फाइनेंशियल लिवरेज मेजर करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइड बाय EBT, ऑप्शन बी, EBIT डिवाइड बाय EBT, ये होता है फाइनेंशियल लिवरेज का। और ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्लानिंग फंक्शन गिवन बाय टेलर। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो प्लानिंग डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं है? रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इंस्पेक्टर या डिसिप्लिनेरियन। देखो, FW जो टेलर है उसने फंक्शनल फॉर्मेनशिप में सुपरवाइजर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किए थे। एक तो था प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या कौन कौन से आते हैं? रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। रूट क्लर्क का मतलब जो वर्क का जो रूट डिसाइड करते हैं उसको बोलते हैं रूट क्लर्क। और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो टाइम और कॉस्ट मेंटेन करते हैं तो उसको बोलते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और डिसिप्लिनेरियन में आता है जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है, क्योंकि इंस्पेक्टर का जो काम होता है ना वो होता है क्वालिटी चेक से रिलेटेड, इसलिए इंस्पेक्टर प्लानिंग फंक्शन का पार्ट नहीं है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये नहीं है। नेक्स्ट, अ फर्म विथ हाई ऑपरेटिंग लिवरेज हैज। तो अगर किसी फर्म का ऑपरेटिंग लिवरेज हाई होता है तो उसकी कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसी होगी? ऑप्शंस हैं लो फिक्स्ड कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, हाई वेरिएबल कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, या हाई फिक्स्ड कॉस्ट या लो वेरिएबल कॉस्ट। तो कैसी उसकी जो कॉस्ट होती है वो कैसी होती है हाई ऑपरेटिंग लिवरेज में? देखो, ऑपरेटिंग लिवरेज का जो रिलेशन होता है ना वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, ठीक है। तो जिन फर्म्स की फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होती है उनमें सेल्स में थोड़ा सा चेंज भी करते हैं तो प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। इसलिए हाई ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब होता है हाई फिक्स्ड कॉस्ट, की फिक्स्ड कॉस्ट हाई है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाई फिक्स्ड कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। जितना हाई ऑपरेटिंग लिवरेज होगा उसकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही हाई होगी। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो जो वर्ल्ड बैंक है उस वर्ल्ड बैंक की वो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसको हम सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जानते हैं? IMF, IFC, IDA या नन ऑफ द अबाउ। देखो, सॉफ्ट लोन का क्या मतलब होता है? सॉफ्ट लोन का मतलब होता है लो इंटरेस्ट पे इजी रीपेमेंट वाला लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की जो इंस्टीट्यूट ये काम करती है उसका नाम है IDA। IDA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। तो IDA जो मेनली जो लोन देती है ना वो पुअर और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनको ये लोन प्रोवाइड करती है, इसलिए IDA को सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं हम। और IMF क्या है? जो IMF है वो मेनली बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो प्रॉब्लम होती है ना और शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल है उसमें हेल्प करता है ये। और IFC जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक। इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन को हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं? IMF, IBRD, IDB, IFC। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IBRD, ठीक है। IBRD को वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। और ये कंट्रीज़ को जो डेवलपमेंट और जो रिकन्स्ट्रक्शन है ना उनके लिए ये लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, द सेक्रेटरीट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सार्क इज सिचुएटेड एट। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल एंड कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ सिचुएटेड है सार्क का? तो इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है काठमांडू, नेपाल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ पार्टनरशिप डीड जनरली डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में इनमें से कौन सा
इंक्लूड नहीं होता। नेम ऑफ द फर्म, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ फर्म, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस या प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। देखो पार्टनरशिप डीड का एक पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, फर्म का नाम इंक्लूड होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इंक्लूड होता है, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस ये भी होता है, डिसोल्यूशन की प्रोसेस ये भी होता है, लेकिन लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अ फर्म ये नहीं होता। एम्प्लॉयज़ की लिस्ट जनरली पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड नहीं होती, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर या फिर मेजरमेंट। देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो एलिमेंट्स होते हैं वो होता है सेंडर होता है, मैसेज होता है, एनकोडिंग होता है और चैनल भी होता है और रिसीवर भी होता है और डीकोडिंग और फीडबैक। ठीक है, ये सब होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स। लेकिन जो मेजरमेंट है ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।